सो हेलो एंड वेलकम बैक टू NISM लेक्चर 10 जो है वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों जो एज अ रिसर्च एनालिस्ट वैल्यूएशन करने आना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूएशन होता क्या है? सो वैल्यूएशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर बिजनेस या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक वो पर्टिकुलर एसेट की रियल वैल्यू क्या है और क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, उसकी रियल वैल्यू क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये किस तरह से कैलकुलेट होती है और इसके क्या वो डिफरेंट मेथड्स है, क्या वो डिफरेंट टेक्निक्स है। तो ये सारी चीजें A to Z एवरीथिंग रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक और अ पर्टिकुलर बिजनेस ये आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बाकी वीडियो अगर देखने के बाद पसंद आ जाए तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले आपको वैल्यूएशन के पहले ये समझना है कि प्राइस क्या चीज होती है और वैल्यू क्या चीज होती है। कोई भी चीज की प्राइस ये अलग होगी और कोई भी चीज की वैल्यू ये अलग होगी। प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस इज व्हाट यू पे फॉर एन एसेट। यानी समझो एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का स्टॉक है, तो मुझे 700 रुपए के आसपास वो मिल जाएगा। लेकिन टाटा मोटर्स के स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है? वैल्यू यानी कि वैल्यू इज व्हाट एन एसेट इज ट्रूली वर्थ। यानी कि उसकी असली मार्केट में वैल्यू क्या है। हो सकता है टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स के हिसाब से उसकी वैल्यू 1000 रुपए होनी चाहिए या फिर हो सकता है 500 रुपए होनी चाहिए। लेकिन मार्केट की जो फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है, उसकी वजह से आज उसकी प्राइस कितनी है? 700 रुपए। तो यही हमें कंपेयर करना होता है कि क्या ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, क्या ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी एक ऐसी चीज है जो समझो किसी आदमी के लिए अमूल्य है, लेकिन वो चीज उसको मार्केट में 10,000 रुपए में मिल रही है, लेकिन वो लेने से उसकी जो खुशी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने की जो प्राइस है वो है 10,000 रुपए। तो सिंपल टर्म्स में याद रखो, जब भी कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, द सिंपल आंसर इज प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। सो ये डिफरेंस है प्राइस और वैल्यू का। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टू स्टार्ट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का जो बेस है वो यही है कि प्राइस और वैल्यू, एक चीज का प्राइस मार्केट में कुछ और कोट किया गया है, लेकिन वैल्यूएशन टेक्निक के हिसाब से बाय assessing various sources and by assessing various metrics of a company or a particular stock, आपको ये पता लगाना होगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस की रियल वर्थ कितनी है, रियल वैल्यू कितनी है। सो यही होता है प्राइस और वैल्यू के बीच का डिफरेंस। और ये जो पीपीटी है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां पे डाउनलोड कर लेना। ये पीपीटी में मैंने हर एक जो कंसेप्ट है उसके नीचे उसका रियल लाइफ इंडियन कंपनी का एग्जाम्पल दिया है, तो जिसकी मदद से आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। और बाकी अगर कुछ नहीं समझता है तो मैं तो आपके लिए हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा। तो वैल्यूएशन की जरूरत क्या है? व्हाई वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड? तो इसके देखो तीन, वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होते हैं कि हेल्प्स इन्वेस्टर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। यानी एज एन रिसर्च एनालिस्ट, एज अ इन्वेस्टर, अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो रियल वैल्यू है वो 1000 रुपए, और एट प्रेजेंट वो स्टॉक अगर आपको 800 या 900 रुपए में मिल रहा है, तो आप उसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करोगे? अगर आपका जो स्टडी है वो ये बोलती है कि ये इसका रियल प्राइस 1000 रुपए होना चाहिए, तो आज की डेट में अगर वो मार्केट में 600, 700 या 800 रुपए में मिल रहा है, तो आप उसको खरीदोगे ना, क्योंकि खरीदने के बाद आपको ये पता है कि वो 1000 रुपए तक जाएगा। तो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद होगी कि उसमें इन्वेस्ट करूं या फिर नहीं करूं। ओके। दूसरी चीज होती है कि मर्जर्स और एक्विजिशन जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट एक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कॉर्पोरेट एक्शंस में, वहां पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्या होता है, वो किस तरह होता है, वो सब मैंने डिटेल में बताया था। तो मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है या फिर कोई बड़ी कंपनी कोई छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, तो वो टाइम पे उस कंपनी की जिसको एक्वायर किया जा रहा है या जो दो कंपनी मर्ज हो रही है, उनका रियल वैल्यू किया जाता है, रियल वैल्यूएशन किया जाता है कि फ्यूचर में वो बिजनेसेस की वैल्यू क्या होगी और आज की डेट में क्या भाव पे कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है या बड़ी कंपनी छोटी को एक्वायर कर रही है। तो वैल्यूएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ही आता है M&A के कंसेप्ट में। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी आपको बहुत ज्यादा मदद होगी, लेकिन जब बड़े लेवल पे आप कोई M&A फर्म में काम करोगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन फर्म में, तो वहाँ पे डे टू डे बेसिस पे आपको वैल्यूएशन के नए नए टेक्निक्स के बारे में सीखना होगा और हर एक बिजनेस को वैल्यू करने का जो तरीका है वो समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो बिजनेसेस सेम तरीके के नहीं हो सकते। हर एक बिजनेस का नेचर अलग होगा, उसकी वैल्यू अलग होगी, उसका प्राइस अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द केसेस, आपको हर एक जगह अलग टेक्निक्स को यूज करके उस पर्टिकुलर चीज की प्रॉपर वैल्यू का एस्टिमेशन लेना होगा। क्योंकि जब आप वैल्यूएशन करते हो ना, सो ये कंफर्म नंबर्स नहीं होते कि ये अचीव होंगे ही, लेकिन उसके आसपास के नंबर, एक एस्टिमेटेड नंबर जब आता है, यानी समझो वैल्यूएशन करने के बाद मुझे ऐसा समझ आया कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू 1000 से 1200 होनी चाहिए और आज वो मार्केट में 600 या 700 पे मिल रहा है, तो ये एक एस्टिमेशन है। हो सकता है उसका वैल्यू फ्यूचर में 1300, 1500, 1800, 2000 भी हो जाए, या हो सकता है वैल्यू 900 या 1000 पे रुक जाए। सो एक एस्टिमेशन मिलता है कि मार्केट में ग्रोथ के चांसेस है, स्टॉक में ग्रोथ के चांसेस है। तो वैल्यूएशन कभी भी करोगे तो
एग्जैक्ट नंबर भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ऑन द स्टार्टिंग लेवल, ऑन द इनिशियल लेवल आपको अगर एक एस्टिमेटेड रेंज भी मिल जाती है ना वैल्यूएशन की मदद से, सो इट वुड बी वेरी गुड। बाकी विद टाइम प्रैक्टिस के साथ तो हो ही जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है वैल्यूएशन करने का, वो है आईपीओ प्राइसिंग में। क्योंकि कोई भी कंपनी जब आईपीओ मार्केट में लाती है तो उसको क्या प्राइस पे लाना चाहिए, उसका करंट प्राइस क्या होगा जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, ये सब करने में मदद होगी किसकी वजह से, वैल्यूएशन की वजह से। क्योंकि देखना पड़ेगा ना कंपनी के रेशियोज क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह मैनेज करती है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है। अब ये सब क्या होता है मैंने पहले के सेशंस में इन डिटेल बताया है, तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ मदद नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये जो सीरीज है, अभी मैं लेक्चर 10 पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पहले के जो 9 चैप्टर्स वो इन डिटेल मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस को इन डिटेल डाल के रखा है पूरी प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को प्लीज देख लो ताकि आपको एज अ लर्निंग भी पूरा एकदम जो कंसेप्ट हो क्लियर हो जाए। और अगर एग्जाम आपको देने वाले हो तो डेफिनेटली मेरी वीडियोस को देखकर, जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके उसे पढ़कर, और जो वर्कबुक आती है NISM की, वो पढ़ के अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट देने के बाद एग्जाम में जाओगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, आई बेट यू। शर्त यह है कि मेहनत अच्छे से करनी होगी, कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। एक बार आपको कंसेप्ट पता है तो फिर वो कंसेप्ट के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दैट। तो इसलिए कंसेप्ट को सीखने पे फोकस करो, एग्जाम तो पास हो ही जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है तो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो कोई भी बिजनेस के अंदर सोर्सेस क्या होते हैं उस कंपनी या उस बिजनेस के वैल्यू का आने के, यानी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वैल्यू इन बिजनेस। तो एसेट्स एक सोर्स हो जाएगा जिसमें फैक्टरीज आती है, पेटेंट्स आते हैं, रियल एस्टेट हो गया, यानी कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ी मशीनरी खरीदी है, या कंपनी ने कोई अपना पेटेंट को रजिस्टर करके रखा है, सो वो एसेट है जहां से कंपनी को एक वैल्यू डिराइव होती है। दूसरी चीज कैश फ्लो आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन कैश फ्लोज के बेसिस पे होता है, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, कंपनी किस तरह अपने रेशियोज को हैंडल करती है, उसका इक्विटी कंपोनेंट कितना है, डेट कंपोनेंट कितना है, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, उसका हर्डल रेट कितना है, ये सारी चीजें कैश फ्लोज के उसमें कैश फ्लो के जरिए आती है, यानी कि प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और इन्वेस्टमेंट के जरिए। और लास्ट चीज है कि ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, यानी कंपनी क्या इनोवेशन कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ कितनी वेल वर्स्ड है, उसका एक्सपोर्ट कंपोनेंट कितना है, उसका इंटरनेशनल कवरेज कितना है, फिर उसके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स कितने हैं, वो ये सब ग्रोथ पोटेंशियल में आता है। तो इन डिटेल कंपनी को ओवरऑल देखोगे तो 3 जगह से वैल्यू का डेरिवेशन मिलता है, पहला एसेट्स, दूसरा कैश फ्लोज और तीसरा ग्रोथ पोटेंशियल। तो अब फाइनली चालू करते हैं कि वैल्यूएशन करने के अप्रोचेस कौन से हैं। तो टोटल 3 डिफरेंट अप्रोच है, चौथा भी है वो अदर्स में आता है। 3 मेन है। पहला है कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। ये क्या करेगा, इट डिटरमाइंस वैल्यू बेस्ड ऑन द कॉस्ट टू रिक्रिएट द एसेट। समझो मेरी एक कंपनी है 10,000 करोड़ की और मेरे पास एसेट्स है 3,000 करोड़ के। अब मेरे जो एसेट्स है वो, मेरी कंपनी रोज मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो उसकी वजह से मेरे जो एसेट्स है ना वो अब जूने हो चुके हैं। तो जूने हो चुके तो उनकी एफिशिएंसी कम हो गई। पहले जो एक मशीन 1 मिनट में 100 पैकेट का प्रोडक्शन करती थी, अब वो मशीन जूनी होने की वजह से 50 पैकेट्स का प्रोडक्शन कर सकती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ले रही है। तो मुझे वो मशीन को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता, वही जूनी मशीन पे काम चालू रखता हूँ, तो ओवरऑल मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है और मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो अब मुझे यहाँ पे कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन का मेट्रिक यूज करना होगा और देखना होगा कि ये 3,000 करोड़ की जो मशीन है, इसको अगर मैं आज के डेट में रिप्लेस करने जाता हूं तो मुझे क्या खर्चा पड़ेगा, और वो खर्चा करने से फ्यूचर में मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मेरे को किससे मालूम पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलती है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितनी है। समझो मैंने हिस्टोरिकली जो 3,000 करोड़ की मशीनरी ली थी, आज वही सेम मशीनरी लेने को मुझे जेब से देने पड़ेंगे 5,000 करोड़, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ते जा रहा है। तो कुछ साल पहले जो चीज मैंने 100 में खरीदी है वो थोड़ी मुझे आज 100 में मिलेगी, 110, 120 या 130 में मिलेगी। तो सिमिलर केस हमारा है, 3,000 करोड़ में जो एसेट्स कुछ साल पहले लिए थे, आज वही सेम एसेट्स, वही रिप्लेस, उसी एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, मार्केट में नए एसेट्स लेने के लिए मेरी जेब से जाएगा 5,000 करोड़। लेकिन मेरी जो जूनी एसेट्स है उसको भी तो मैं भंगार में बेच सकता हूँ ना, उसका भी तो कुछ तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट्स पे। तो उसकी आज के डेट में वैल्यू अगर मैं उसको बेचता हूँ ना तो मुझे 500 करोड़ मिल जाएंगे। तो मेरा नेट यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना हो गया, वैल्यूएशन करके मुझे क्या पता चला कि 5,000 करोड़ में मेरी नई मशीन आ रही है और 500 करोड़ मुझे जूनी मशीन का मिल रहा है। तो नेट मेरी जेब से जाएगा 4,500 करोड़। तो यहाँ पे मेरी मशीनरी की रियल वैल्यू कितनी हो गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आया 5,000 करोड़ का, डेप्रिसिएशन गया उसमें से 500, तो बचा 4,500 करोड़। तो यही होता है, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन बहुत कम जगह यूज होता है, मोस्टली हर जगह आजकल नए टाइप जो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है ना वही यूज होते हैं, क्योंकि
एट द एंड वैल्यूएशन आप किस पे करते हो कि कंपनी पैसा कितना कमा रही है। अगर ये एसेट वेसेट की जो भी झोलझाल हो रहे हैं, ये तो अल्टीमेटली नीचे आके आपको नेट प्रॉफिट में दिख जाएगा और कंपनी के एसेट्स और बैलेंस शीट में दिख जाएगा। लेकिन मेन क्या है कि कंपनी पैसा कितना कमाती है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आप कोई भी कंपनी को देख रहे हो तो उसमें एक चीज होनी चाहिए कि वो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कमानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल में उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल में कम कमा लिया, तीसरे चौथे पांचवें साल में लॉस कर दिया, फिर बड़ा प्रॉफिट। ऐसी कंपनीज कभी भी आपके पैसे भले प्रॉफिट में भी रखेगी पर इतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा नहीं। लेकिन एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है, जैसे पहले साल में 100 करोड़ का बिजनेस, फिर 120 करोड़, फिर 200 करोड़, 250 करोड़, अगर ऐसी ग्रोइंग कंपनी और कंटिन्यूस बेसिस, तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली पैसा बना के देती है। इसलिए क्या कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन क्या होता है कि कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, उसके कैश फ्लोस कितने स्ट्रांग है, क्योंकि एट द एंड कैश फ्लो इज द सर्वाइवल। जो कंपनी पैसा कमाएगी वो कंपनी इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। दिस इज हाउ द फाइनेंस वर्ल्ड वर्क्स। तो अब ये कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो एक ही है, विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट। आपको फ्यूचर में आपने आज समझो आज कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, समझो हर महीने आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो, ये आपने किया समझो 5 साल तक। तो 5 साल में आपकी जेब से चले जाएंगे 6 लाख रुपए, और आपका जो फंड है उसने आपको रिटर्न दे दिया समझो 2 लाख रुपए के। तो 6 लाख पे आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आज से 5 साल बाद आपने जो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको 8 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन क्या वो 8 लाख रुपए की वैल्यू आज से 5 साल बाद उतनी होगी जितनी आज है? आज जो चीज आप 8 लाख रुपए में ले सकते हो, क्या आज से 5 साल बाद भी वो चीज 8 लाख में ले सकोगे? तो सिंपल आंसर इज नो, क्योंकि ऑन एन एवरेज इंडिया में 6% से इन्फ्लेशन ग्रो होता है। तो यहाँ पे सिंपल हिसाब है कि जो चीज आज मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, आज से 1 साल बाद मुझे 106 रुपए की मिलेगी। उसके 1 साल बाद 106 पे जो 6% यानी 113 या 14 रुपए में मिलेगी। उसके बाद देखूंगा तो मुझे वही सेम चीज 125 के आसपास मिलेगी। ये सब रफ फिगर्स है, मैंने इतना डिटेल कैलकुलेशन नहीं किया है, आगे पीछे फिगर्स हो सकते हैं। लेकिन हमें समझ के आया कि डे बाय डे महंगाई बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की और पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो कम होते जा रही है। तो यही सेम चीज कंपनीज देखती है कि अगर वो कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है और उसको आज से कुछ साल बाद वहां से अच्छे पैसे आने वाले हैं, तो वो अच्छे पैसे जब आएंगे तो उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट है या फिर नुकसान है। और यहाँ पर ही आता है सबसे बड़ा रोल प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1+r/t। नाउ कैश फ्लो यानी कि कितना पैसा आपको आने वाला है, उसको डिवाइड कर दो 1+r। आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि डिस्काउंट रेट बोल सकते हो। यानी समझो इंडिया में अब डिस्काउंट रेट क्या पकड़ के चलते हैं लोग, 6% से इन्फ्लेशन ग्रो होगा और इधर उधर का टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिला के 8 या 10% से हर साल आपका जो परचेसिंग पावर है वो कम होने वाला है। तो ये 1+r हो जाएगा। अब आर यानी कि जो आपका डिस्काउंट रेट है, तो समझो 10% का डिस्काउंट रेट है ना, तो 10% कितना होता है? 0.1 ना। 10 डिवाइड बाय 100 इज परसेंट क्या होता है? डिवाइड बाय 100। तो 10 डिवाइड बाय 100 इज 0.1। सो 1+0.1 रेस टू टी, यानी कि कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझो 5 साल के लिए कर रहे हो तो रेस टू 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि एचडीएफसी बैंक वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन इट्स फ्यूचर अर्निंग्स, कि फ्यूचर में कितना पैसा एचडीएफसी बैंक कमाएगी तो उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या होगी। तो अगर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो समझो 1,000 करोड़ का है आज से 1 साल बाद, और हर साल जो उनका डिस्काउंट रेट है वो है 10%। डिस्काउंट रेट क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, पढ़ लेना समझ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 1,000 करोड़ का कैश फ्लो आने वाला है, उसको 1.10, क्योंकि 1+0.1 यानी कि 1.1। यहाँ पे टी कितना है? 1, क्योंकि अगले साल ये 1,000 करोड़ आने वाले हैं ना। तो अगर समझो अगले के अगले साल आ रहे होते तो यहाँ पे T2 हो जाता, बट एनीथिंग रेस टू 1 इज द सेम आंसर। तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 1,000 करोड़ डिवाइड बाय 1.10, तो आंसर आता है 909.09 करोड़। यानी भले ही आज से 1 साल बाद 1,000 करोड़ आने वाले हैं, लेकिन आज से 1 साल बाद उस 1,000 करोड़ में मैं उतनी चीजें खरीद पाऊंगा जितनी आज की डेट में मैं 909 करोड़ में खरीद पा रहा हूँ। यानी जो चीज मुझे आज 909 करोड़ में आ रही है, आज से 1 साल बाद वही सेम चीज के लिए मुझे 1,000 करोड़ पे करने पड़ेंगे। तो इससे ही मालूम पड़ता है कि नेट नेट हम कितना कमाने वाले। भले पेपर पे हम 1,000 करोड़ कमाएंगे, 1,000 करोड़ हमें आएंगे, लेकिन उसमें पोटेंशियल कितना होगा? जो चीज मैं आज 909 करोड़ में कर रहा हूँ वो 1 साल बाद 1,000 करोड़ में करूंगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आज जो पैसे की वैल्यू है वो कल जितनी होगी उससे आज ज्यादा है, क्योंकि पैसा डे बाय डे डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है जिसकी वजह से परचेसिंग पावर कम होती जा रही है। तो नाउ दिस इज इकोनॉमिक्स। इसलिए बोलता हूँ कि खाली फाइनेंस में तो फाइनेंस में मत चिपके रहो। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जो इकोनॉमिक्स में अच्छा है वो फाइनेंस में अच्छा होगा, जो फाइनेंस में अच्छा है उसको इकोनॉमिक्स में अच्छा होना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस का बेस है इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमी जिस हिसाब से चलेगी, आपके फाइनेंसेस उस हिसाब से चलेंगे, आपका इन्फ्लेशन, आपके कंट्री के रेपो रेट्स, सीआरआर रेशोज, जो भी आरबीआई के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज है, जो भी रेट्स है, प्लस वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड चलता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी इज द बेस। तो इसलिए फाइनेंस अगर पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी के साथ वेल वर्स होना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म में आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर अगला वैल्यूएशन कंसेप्ट है जो है रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन। ये मोस्टली डेरिवेटिव्स में यूज होता है। यानी कि समझो अगर कोई यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो, या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है, कोई भी ट्रेडिंग करता है मार्केट में, तो वो क्या करके चलता है, समझो ऑप्शंस में कर रहा है तो कॉल ऑप्शन भी ले लेता है, पुट ऑप्शन भी ले लेता है, और कभी कभी कॉल को सेल भी कर देता है, कॉल को बाय भी कर देता है। यानी कि वो बटरफ्लाई स्प्रेड बना के चलता है, या फिर वो आयन काउंटर बना के चलता है। तो इसमें होता क्या है, भले मार्केट कहाँ पे भी जाए, मार्केट ऊपर चली जाए, मार्केट नीचे चली जाए, दोनों जगह आपके रिस्क और रिटर्न्स मिनिमाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्क न्यूट्रल हो जाता है। तो दिस इज द रिस्क न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। अब ये सब मैं क्या बातें कर रहा हूँ, अगर आपको समझ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ रहे तो इस पे ऑलरेडी मैंने ये वाली डिटेल वीडियो बनाकर रखी है, इसको प्लीज देख लेना। जो भी बातें मैंने अभी 10 सेकंड 20 सेकंड पहले की है कि आयन काउंटर, बटरफ्लाई स्प्रेड, डेरिवेटिव में रिस्क न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, कहाँ पे भी मार्केट जाए आपका पैसा बनेगा, लॉस भी होगा तो मिनिमम होगा, प्रॉफिट होगा तो मिनिमम होगा, तो कैसे होता है सब कुछ ये पर्टिकुलर वीडियो में बताया। तो प्लीज ये वाली वीडियो खत्म करने के बाद ये जो मैंने स्क्रीन पे वीडियो दी है उसको देख लेना, ताकि इन डिटेल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, विच विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम इन अ इजियर मैनर। फिर आता है रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन। ये क्या करता है, ये कंसेप्ट में कंसिडर्स इकोनॉमिक कंडीशंस एंड मार्केट सेंटीमेंट। मतलब क्या है कि मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से, जैसे अभी का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन। कंपनीज अच्छी है, सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, टाटा, महिंद्रा, फिर जितनी भी मारुति एंड सुजुकी, जितनी भी बड़ी कंपनी, एल&टी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये जितने भी बिग शॉट्स कंपनी है ना, ये सब हमको पता है कि फ्यूचर में बढ़ने वाली है। लेकिन मार्केट, ग्लोबल मार्केट गिरने की वजह से, जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हैम्पर हुई है। तो उसमें हुआ क्या, सारे जो अच्छी कंपनीज है उनके भी स्टॉक्स नीचे आ गए, उनके प्राइसेस नीचे आ गए। टाटा मोटर्स जो 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो नीचे गिर के आ गया था 650 700 के आसपास, अभी भी उसके आसपास आपको मिल रहा है। तो ये कंपनी, इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट क्रैश की वजह से, ओवरऑल मार्केट की वजह से ये स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं। तो ये रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन है कि यहाँ पे अब दिस इज नाउ द बेस्ट टाइम टू वैल्यू योर कंपनीज। आपके कंपनीज के रेशियोज के बारे में, आपकी कंपनी के एसेट्स के बारे में, आपकी कंपनी के प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कैलकुलेट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी का जो रियल वैल्यू है वो ज्यादा है लेकिन इसकी करंट प्राइस कम है, तो ऐसी कंपनीज को स्पॉट ऑन करके आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट बुल रन में आएगा वापस, तो डेफिनेटली ये सब स्टॉक्स वो प्राइस तक पहुंचेंगे, और कुछ स्टॉक्स वो प्राइस के आगे पहुंचेंगे। कौन सी प्राइस के, जो आपने वैल्यूएशन करके निकाली है। क्राइटेरिया एक ही है कि वैल्यूएशन करने का तरीका सही होना चाहिए, प्रॉपर रेशियोज को यूज करो। अब यहाँ पे तो हम आज की वीडियो में वैल्यूएशन का बेस सीखेंगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं आज एक वीडियो देख लूंगा और पूरा वैल्यूएशन सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये फील्ड जो आपने चुनी है, फाइनेंस की फील्ड, अगर यहाँ पे आपको प्रो बनना है तो डेफिनेटली हर एक दिन आपको कुछ नया सीखने की तैयारी रखनी है, कुछ नया अडेप्ट करने की तैयारी रखनी है। आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपकी मेमोरी पावर ये स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाओ और वो कंसेप्ट को किस तरह अपने फायदे के हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सको, वो ध्यान रखना है। क्योंकि एट द एंड जितने ज्यादा शार्प और जितने ज्यादा अलर्ट आप रहोगे मार्केट में, इन द स्टॉक मार्केट, इन द रियल वर्ल्ड मार्केट, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। द क्विकर यू विल बी टेकिंग द डिसीजंस, द मोर एंड हैवी मनी यू विल बी मेकिंग। सो पढ़ने और सीखने की जो चाह है वो हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए, और ये आजकल परसों तक नहीं, ये लाइफ टाइम रहेगी, तभी आप ये मार्केट में सस्टेन करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओनली यू नीड 2 थिंग्स, पेशेंस, डिसिप्लिन, एक्चुअली 3 थिंग्स, एंड गुड नॉलेज, 4 थिंग्स, गुड अडेप्टेबिलिटी, 5 थिंग्स, गुड अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, और ये ऐसा नहीं कि डे 1 पे आएगी, विद प्रैक्टिस आएगी, लेकिन अगर सीखने की जो शिद्दत है, सीखने की जो चाह है, वो कंटिन्यू रखोगे, सो डेफिनेटली मार्केट से अच्छा पैसा कमा ही लोगे। फिर वैल्यूएशन करने का एक और तरीका है जो है सेलिंग प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन, जिसे हम रिलेटिव वैल्यूएशन भी बोलते हैं। मोस्टली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे जैसे छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स, वो ये सब रेशियोज को यूज करते हैं टू वैल्यू द कंपनी। इट कंपेयर्स वैल्यूएशन मल्टीपल्स लाइक पी, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, ये वाली वीडियो में बताया है, और ईवी बाय एबिटा। अब ये सब पी रेशियो, ईवी बाय एबिटा, ये सारे रेशियोज क्या होते हैं ना, ये स्टार्टिंग का आई थिंक चैप्टर 2 या चैप्टर 3 था, जिसके अंदर ये रेशियोज को मैंने इन डिटेल बताया है, 2 वीडियोस के अंदर बताया है। सो वो वीडियोस को प्लीज देख लेना। आप एग्जाम नहीं भी देने वाले हो ना, तो भी वो वीडियोस को देख लेना टू अंडरस्टैंड द रेशियोज प्रॉपर्ली। तो आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स किस तरह होते हैं, कि आप वैल्यूएशन अलग अलग अप्रोचेस से कर सकते हो। अब तक हमने वैल्यूएशन के अप्रोच देखे कि किस तरह वैल्यूएशन किया जाता है,
लेकिन वो करने के लिए कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, डिफरेंट मॉडल से क्या सेम आंसर आता है या डिफरेंट आंसर आता है, अगर आंसर डिफरेंट आता है तो क्यों डिफरेंट आता है, वो सब देखते हैं। सो पहला वैल्यूएशन मॉडल है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये क्या करता है, स्टॉक की वैल्यू निकालता है बेस्ड ऑन द फ्यूचर डिविडेंड्स। अब ये वैल्यूएशन मॉडल किधर यूज होता है, जहां पे कंपनी हैवी डिविडेंड्स पे करती है। बिग शॉट कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल कंपनी, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, एचयूएल, आईटीसी, ये जितनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है ना, विप्रो, जो बड़े लेवल्स पे और रेगुलरली डिविडेंड्स देती है, इन्फोसिस भी है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी डिविडेंड्स देने में। तो ये कंपनी की जो वैल्यू है ना, रियल वैल्यू, ये हम डिविडेंड के बेस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज का बेस बड़ा है, कंपनी बड़ी कंपनीज है, बिग शॉट कंपनीज है। तो ये कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए अभी डिविडेंड्स देके खुश रखेगी, भले कैपिटल एप्रिसिएशन भी देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन डिविडेंड्स देगी वो भी बड़े लेवल के, क्योंकि कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। तो यहाँ पे अगर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आप यूज करते हो वैल्यू निकालने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय आर, जहाँ पे पी यानी कि प्राइस, डी यानी कि कितना डिविडेंड मिलने वाला है, और आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। समझो एक कंपनी हर साल 10% देती है और वो 50 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो उसकी कितना प्राइस होना चाहिए रियल वैल्यू में, उसकी प्राइस होनी चाहिए 500 रुपए। अब ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मार्केट में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करते हो, so that should be after your own research and analysis, because this video is just for an educational purpose। फिर वैल्यूएशन का एक और मॉडल आता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ये क्या होता है, इसमें डिविडेंड कंपनी दे तो रही है, लेकिन वो डिविडेंड हर साल ग्रो होके मिल रहा है। यानी फॉर एन एग्जांपल, पहले साल में कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, अगले साल 15 रुपए का दिया, उसके अगले साल 25 रुपए का दिया, उसके अगले साल 50 रुपए का दिया। तो हर साल डिविडेंड बढ़ते जा रहा है, 10, 15, 25, 50, हर साल इंक्रीजिंग डिविडेंड मिल रहा है, यानी डिविडेंड ग्रो हो रहा है। तो ऐसे केस में एक नया फॉर्मूला आता है जिसको जाना जाता है बाय द फेमस गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ये वैल्यूएशन करने का मेट्रिक है। अब ये सारे मेट्रिक्स को है ना, अगर आप इन डिटेल यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएगी। तो प्लीज उन वीडियोस को देखो जाके, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे मैं अगर आपको ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल अभी डिटेल में सिखाने जाऊंगा तो 2-3 घंटे तो इसमें ही चले जाएंगे। इतनी बड़ी वीडियो हमें बनाना नहीं है, हमें कंसेप्ट के बारे में पता चलना चाहिए, उसका बेस पता चलना चाहिए। जब इन डिटेल आप उसको फ्यूचर में आगे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको तो बेनिफिट होने वाला है और आपको चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं पहले ही दिन अगर आप पे थोप दूं कि पहले दिन ही गॉर्डन ग्रोथ मॉडल को इन डिटेल सीख लो, तो आपको ऐसा मेरा कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए वन स्टेप एट अ टाइम, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, डेफिनेटली एग्जाम भी क्लियर करेंगे और अच्छे रिसर्च एनालिस्ट भी बनेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, D1:R-G। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, कोई भी कंपनी की प्राइस कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। एक कंपनी है जिसका स्टॉक 110 रुपए का है, ये कंपनी का जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो है 8%, यानी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको 8% तो मिल ही जाएगा। और कंपनी आपको अगले साल 3 रुपए का डिविडेंड भी देगी, जो डिविडेंड 5% से ग्रो होने वाले हैं। तो ऐसे केस में फॉर्मूला के अंदर सारी चीजें डालो, अगले साल डिविडेंड कितना मिलने वाला है, 3 रुपए का, ये D1 हो गया। आर कितना हो गया, 8% रेट ऑफ रिटर्न यानी 0.08। आपका जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, R-G है ना, तो ग्रोथ रेट कितना है 5% यानी 0.05। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0.05, तो नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0.03। 3 डिवाइडेड बाय 0.03 गिव्स यू द आंसर एज 100। तो भले ही आपका जो स्टॉक है वो मार्केट में 110 रुपए पे ट्रेंड कर रहा है, 110 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू आज के डेट में है वो है 100 रुपए, यानी ये स्टॉक है ओवर वैल्यूड। कैसे पता चला, प्राइस है 110 रुपया और जो वैल्यू है वो 100 रुपए है। ये किससे पता चला, विद द हेल्प ऑफ गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय R-G। तो यही सारी चीजें हैं वैल्यूएशन करने की है। अब छोटा लेवल है, बड़े लेवल पे करोगे तो भी वैसा ही आंसर आएगा। अगर ये कंपनी डिविडेंड में ग्रोथ नहीं दे रही होती तो इसका आंसर कुछ और आता। तो ऐसे ही सब डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट अप्रोचेस है, डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसको हर एक केस में, हर एक सिनेरियो में आपको अपने हिसाब से यूज करना है, और जो बेस्ट आपको सूट करता है उसमें फिर मास्टरी करके उसको लॉन्ग टर्म में फॉलो करना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर अगला वैल्यूएशन की टेक्निक है वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यानी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, जिसका जो FCFE के नाम से जाना जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा FCFE कंपनी का इतना, FCFF इतना है। तो FCFE का फुल फॉर्म क्या है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताएगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास कितना कैश अवेलेबल है। यानी आज अगर कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है, वो ऐसा कंपनी के अंदर ऐसा कौन सा पैसा है जो प्रॉपरली टोटली पूरा का पूरा वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। समझो मैं कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ, तो ऐसा कौन सा पैसा है जो मेरे नाम का है, जो पैसा मुझे बिलोंग करता है। तो वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अब ये एक वैल्यूएशन करने की टेक्निक है जिससे आपको पता चलेगा कि
आज की डेट में कंपनी की रियल वैल्यू क्या है। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, लेकिन ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, कंपनी की नेट इनकम कितनी है, यानी कंपनी एक साल में कितना प्रॉफिट कमा रही है, नेट प्रॉफिट वो लो, उसमें कंपनी का डेप्रिसिएशन जितना कंपनी ने अपने एसेट्स पे चार्ज किया है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करो, उसमें से कंपनी का केपेक्स माइनस करो। नाउ व्हाट इज केपेक्स, केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी ने कमाए हुए पैसों में से कितना पैसा खर्चा किया है, कितना पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहां पे कंपनी एक्सपांशन कर रही है, इनोवेशन कर रही है। समझो कोई नई फैक्ट्री ले ली, तो नई फैक्ट्री में जो पैसा लिया है वो माइनस करो, फिर कंपनी के चेंज इन वर्किंग कैपिटल को माइनस करो। यानी समझो कंपनी का वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे जो बिजनेस के खर्चे है वो चलाने के लिए जो पैसा यूज होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो समझो कंपनी का वर्किंग कैपिटल में जो चेंज है वो समझो 500 करोड़ से बढ़ गया। अगर आज मैं कंपनी को 10,000 करोड़ में चला रहा हूँ कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन, तो अगले साल वही डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए मुझे खर्चा होगा 10,500 करोड़ का, यानी 500 करोड़ मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, तो 500 करोड़ में माइनस करूंगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और फिर मैं प्लस करूंगा डेट इशूड। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा कौन सा कैश है, ऐसे कौन से पैसे हैं जो शेयर होल्डर को बिलोंग करते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि वैल्यूएशन किस तरह होता है कंपनी का। आज वो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, लेकिन रियल केस में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको कितना मिलने वाला है। समझो कोई कंपनी है जो हर साल 50,000 करोड़ कमा रही है, लेकिन उसका एफसीएफई केवल 30,000 करोड़ का है, तो आपको फिर 50,000 करोड़ से मतलब नहीं है एज एन इन्वेस्टर, आपको मतलब है 30,000 करोड़ से। आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो 30,000 करोड़ के हिसाब से करोगे, ना कि 50,000, क्योंकि जो 20,000 करोड़ है वो तो कंपनी के खर्चे में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो रियल वैल्यू इज 30,000 करोड़ विच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसलिए बोला जाता है फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इससे मिलता जुलता कंसेप्ट अगला है जो है एक और नई टेक्निक विच इज एफसीएफएफ। एफसीएफई क्या था, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। एफसीएफएफ है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से कंपनी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर हटा दोगे तो उतना कंपनी ने रॉ लेवल पे प्रॉफिट खड़ा किया है। सिंपल सा हिसाब है। एफसीएफएफ से कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकलती है ना। व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू, वो अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो ये सारी चीजें मैंने इसी जो सीरीज के चैप्टर 2, चैप्टर 3 में इन डिटेल पढ़ाई है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये सीरीज को पूरी देखना, ताकि कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स काम भी आएगी। तो अब तक हमने कंपनी के वैल्यूएशन अप्रोचेस देख लिए, वैल्यूएशन टेक्निक्स देख ली। अब देखते हैं कि अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स किस तरह से यूज होते हैं। अर्निंग्स बेस्ड यानी कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन के जो मैट्रिक्स है अलग अलग, वो किस तरह से होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमने पहले के चैप्टर्स में कवर किया है। यहाँ पे आप कंपनी को वैल्यू किस तरह करोगे, प्राइस टू डिविडेंड डील, यानी कि कोई अगर हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है और उसके प्राइस का अगर वो 20 to 25% डिविडेंड में देती है तो दैट इज अ वेरी गुड कंपनी। यहाँ पे आप कंपनी को डिविडेंड के हिसाब से वैल्यू कर रहे हो, यानी उसमें इन्वेस्ट करने का जो प्राइम फोकस है, जो प्राइम अट्रैक्शन है वो क्या है, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, तो भले कैपिटल एप्रिसिएशन मिले ना मिले डिविडेंड तो मिलने ही वाला है। फिर वैल्यूएशन करने का अगला कंसेप्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि कंपनी का पी रेशो देखो। पी रेशो यानी कि उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जनरली अगर पी 15 से 25 के बीच में, सो इट इज अ गुड कंपनी, अंडर वैल्यूड कंपनी अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। लेकिन अगर पी ज्यादा भी है तो वैसे केस में हम क्या देखते हैं, उस जो इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है उसका इंडस्ट्री पी देख लो। अगर इंडस्ट्री पी से आपका कंपनी का पी कम है तो स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री पी से आपका पी ज्यादा है, स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ ग्रोथ। वो किस तरह होता है वो पहले की वीडियो में सब बता चुका हूँ, तो इसलिए फोकस करो, मेरे साथ जुड़े रहो। डेफिनेटली आप भी सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ नई चीजें, आपको बता रहा हूँ मैं जो सीख रहा हूँ वो इन डिटेल। हम विद टाइम प्रैक्टिस के साथ अच्छे रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे और अल्टीमेट गोल जो हमारा यानी बहुत सारा पैसा कमाना वो भी अचीव हो जाएगा। फिर पैग रेशो से भी आप कंपनी को वैल्यूएशन कर सकते हो, ईवी बाय एबिटा से कर सकते हो। एबिटा यानी कि कंपनी का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन कितना है, दैट इज एबिटा, यानी सब खर्चे काटने के पहले कितना पैसा कंपनी ने कमाया, दैट इज एबिटा। ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू। सो ये क्या होते हैं टर्म्स, ये सब कुछ बता चुका हो तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। सो ईवी बाय एबिटा से होता है, ईवी बाय सेल्स से होता है। तो यही है अर्निंग्स बेस्ड, कैश फ्लो बेस्ड, अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन बोल लो, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन बोल लो, वन एंड द सेम। यही होता है वैल्यूएशन करने के मैट्रिसेस। मैट्रिसेस यानी कि वेज ही पकड़ लो, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन या फिर अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन करने के तरीके, करने के वेज। फिर एसेट बेस्ड होता है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से किस तरह हो सकता है। फिर एंटरप्राइज वैल्यू बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। एनएवी अप्रोच होता है, नेट एसेट वैल्यू, कंपनी की नेट एसेट वैल्यू कितनी है कंपनी। ये एनएवी का जो ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आपको रियल एस्टेट सेक्टर में देखने मिलता है, म्यूचुअल फंड में देखने मिलता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना वाइडली यूज है नहीं। म्यूचुअल फंड में एनएवी का यूज है। एनएवी का मतलब क्या है कि कंपनी के टोटल कितने यूनिट्स कंपनी इशू कर रही है
डिवाइडेड बाय कंपनी कितना टोटल फंड मैनेज करती है। समझो कंपनी के पास 100 करोड़ यूनिट्स है और कंपनी 10,000 करोड़ का बिजनेस संभाल रही है, यानी 10,000 करोड़ के एसेट संभाल रही है, तो कंपनी की एनएवी कितनी आ जाएगी 100 रुपया, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 100 रुपया। ये जो 10,000 ये भी करोड़ है, 100 भी करोड़ है, तो 10,000 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़ आंसर आ जाएगा 100 रुपया, यानी इसकी एनएवी नेट एसेट वैल्यू, एक चीज की वैल्यू कितनी है 100 रुपया। फिर इसके बाद कुछ अदर छोटे मोटे वैल्यूएशन मेथड्स है, वो एकदम सिंपल है, वो आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ जाएगा, तो मैं इन डिटेल इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, तो इतना ही। और ये सब छोटे मोटे हैं, यानी कि न्यू एज बिजनेस वैल्यूएशन है, एसओटीपी वैल्यूएशन, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, यानी बड़ा बिजनेस है, जैसे रिलायंस का बड़ा बिजनेस है, अलग अलग वर्टिकल्स में अलग अलग सेगमेंट्स में काम करता है। बिजनेस को ब्रेक डाउन करो तो अलग फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस अलग देख लो, इंश्योरेंस का अलग देख लो, ऑयल का बिजनेस अलग देख लो, जो टेलीविजन का बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशंस का बिजनेस है, वो अलग देखो। तो जब एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के वेरियस बिजनेसेस को आप इंडिविजुअली स्टडी करोगे और उनका वैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे करोगे, दैट इज एसओटीपी वैल्यूएशन, यानी सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन। तो अब बढ़ते हैं इस लेक्चर के फाइनल सेक्शंस की तरफ, जो है ये वैल्यूएशन करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, लेकिन 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड रेगुलेटरी नीड्स। प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट्स यानी वही जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या आप वैल्यूएशन की मदद से पता लगा सकते हो। अगर वैल्यूएशन करके आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, यू कैन इन्वेस्ट इट। कंपनी अगर ओवर वैल्यूड लग रही है तो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो निकल सकते हो, या फिर ऐसी कंपनीज को सिंपली अवॉइड कर सकते हो। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में काम आता है, कोई भी कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो उसकी आज वैल्यू कितनी है, फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो वैल्यूएशन से पता चलेगा। बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को एक्वायर किया या छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को एक्वायर किया तो क्या वैल्यूएशन मॉडल पे किया है, आज क्या प्राइस पे उठा रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, उसमें काम आता है। और कभी कभी रेगुलेटरी नीड्स होती है, यानी सेबी बोलेगा कि तुम्हारी कंपनी तो कुछ ज्यादा ही ग्रो कर रही है, तो ये क्या बेस पे तुम ग्रो करा रहे हो, ये वैल्यूएशंस क्या है तुम्हारे, वैल्यूएशंस बताओ। तो अगर सेबी को समझते हैं कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक है और कंपनी उस हिसाब से ग्रो कर रही है, दैट इज गुड। अगर नहीं कर रही है तो उसके रीजंस मांगे जाएंगे, और इसी से पता चलता है कि कंपनी कहाँ पे कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही, कुछ झोल तो नहीं है। तो इसलिए रेगुलेटरी नीड्स होते हैं तो वैल्यूएशन लगता ही है। और ये किस तरह होता है, बाय यूजिंग द अबाउट टेक्निक्स, यानी कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, फिर कैश फ्लो बेस्ड अर्निंग्स मॉडल, अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल, ये डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मॉडल्स को यूज करके वैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि आज हमने वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सब एग्जांपल्स मैंने इतने डिटेल में डिस्कस नहीं किए, लेकिन आप जब ये पीपीटी पढ़ोगे, जब ये जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पढ़ोगे, सो हर एक एग्जांपल को अच्छे से समझना, कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, इन डिटेल पूरी चीजें समझ जाएगी। सो ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना आपको एक बेटर इन्वेस्टर तो बना ही देगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बना देगा, जहाँ पे आप खुद का पैसा तो ग्रो करोगे ही, लेकिन आपके जो क्लाइंट्स है उनका भी पैसा अच्छे लेवल पे ग्रो करके कमीशन के रूप में भी मोटा पैसा कमा पाओगे। सो बस यही है, कीप प्रैक्टिसिंग वैल्यूएशन टेक्निक्स टू स्ट्रेंथन योर स्किल्स। एक दिन का काम नहीं है, जैसे कि मैं बोला कि वैल्यूएशन इज नॉट अ वन डे वर्क, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। तो वैल्यूएशन करते रहो, टेक्निक सीखते रहो, चीज़ों को सीखो, पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, खुद के जो स्टॉक्स लिए उनका वैल्यूएशन करना सीखो। और ये वीडियो के अलावा यूट्यूब पे तो ब्रह्मांड, दुनिया सारे जहाँ का जो जितना भी नॉलेज हो यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्लिक ऑफ अ बटन पे आता है सब चीज़, वो चीज़ों के बारे में समझो। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, इफ़ यू नो द कंसेप्ट यू विल क्रैक द एग्जाम, यू विल डू गुड इन लाइफ, एंड दैट कंसेप्ट विच यू हैव थॉरोली अंडरस्टूड विल बी हेल्पिंग यू लाइफ लॉन्ग। इसलिए कंसेप्ट को अच्छे से, एग्जाम पास करने के हिसाब से मत पढ़ो, अगर वैसा पढ़ रहे हो तो बंद कर दो ये सब, पास भी हो जाओगे तो भी कहाँ पे काम नहीं आएगा। इंटरव्यू में जब जाओगे, कोई इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, बताने आना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है। इसलिए कंसेप्ट को सीखना चालू करो, एक बार कंसेप्ट क्लियर होंगे, चीजें समझती जाएगी, एप्लीकेशन आसान होगा, एग्जीक्यूशन आसान होगा, एग्जीक्यूशन एकदम सिंपल वे में करते हो तो फाइनल आउटपुट तो अच्छा ही आने वाला है। द प्रोसेस इज सिंपल बट you need to be disciplined enough to do that concept on a regular basis, and you should be adaptable enough to learn new things on a daily basis. So that's all in today's video. आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो का कंसेप्ट पसंद आया हो, वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फो। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much for watching this video. This is Mohit Lamba signing off.